नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 23 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। कुछ प्रश्न पे पिछले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, मध्यम स्तर के भार के लिए सुरक्षा उपकरण का फ्यूजिंग गुणांक, यानी जो मध्यम स्तर है इसके लिए फ्यूजिंग गुणांक पूछा है। तो मध्यम स्तर के लिए होता है 1.45, और यदि अति भार के बारे में पूछा ले तो अति भार के लिए होता है 1.4। तो इसमें मध्यम स्तर का फ्यूजिंग गुणांक पूछा है तो 1.45, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1.45। अगला क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई होती है, यानी जो बाजार में जो कंड्यूट उपलब्ध होती है इसकी मानक लंबाई क्या होती है? तो इसकी मानक लंबाई होती है 3 मीटर, यानी फीट में पूछे ले तो लगभग 10 फीट होती है और मीटर में है तो 3 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन लेड मिश्र धातु सोल्डर तार पर पिघलता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में हम सोल्डरिंग वायर काम में ले रहे हैं उसका जो शोल्डर वायर है, शोल्डर वायर किसका बना होता है? टिन व लेड यानी शीशा का। तो जो विद्युत कार काम में ले रहा है, विद्युत कार के लिए जो काम में लेता है वो इसमें टिन की मात्रा होती है और तापमान, यानी पिघलने का तापमान कह सकते हैं। तो विद्युत कार के लिए जो प्रयुक्त सोल्डर है इसमें टिन होता है 60%, शीशा होता है 40%, और जो कार्यकारी तापमान या जो पिघलता है सोल्डर वो होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार 185 लिख देते हैं, कई बार 183, दोनों ये सही है, यानी 183 डिग्री सेंटीग्रेड विद्युत कार के लिए। कई बार पूछ लेते हैं कि परिष्कृत सोल्डर या टिन करना भी हम कह सकते हैं इसे। तो परिष्कृत या टिन करना हो, या कई बार पूछ लेते हैं परिष्कृत सोल्डर है, तो परिष्कृत सोल्डरिंग के लिए जो टिन है वो होता है 90%, शीशा होता है 10%, कार्यकारी तापमान होता है 219 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान भी पूछ ले तो 219 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा बाहरी कार्य में जैसे प्लम्बर सोल्डरिंग है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्लम्बर सोल्डरिंग में इनका मान क्या होगा? प्लम्बर सोल्डरिंग के लिए जो टिन है वो होता है 35%, उसमें जो सोल्डर वायर है उसमें टिन की मात्रा रखी जाती है 35%, शीशे की मात्रा रखी जाती है 65%, और कार्यकारी तापमान इसका यानी जो पिघलने का तापमान होता है वो होता है 237 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होगी प्लम्बर सोल्डरिंग या बाहरी कार्यों के लिए सोल्डरिंग। तो इसमें पूछा है विद्युत कार के द्वारा प्रयुक्त सोल्डर, तो विद्युत कार के द्वारा प्रयुक्त सोल्डर है उसका जो पिघलने का तापमान है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इनमें मात्रा पूछ ले तो टिन 60% और शीशा 40%। कई बार विपरीत भी पूछ लेते, पहले शीशा और बाद में टिन दे देते तो 40-60 हो जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तापमान पूछा है तो ए 183 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर DOL स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें से नीचे रेट किया गया है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है? तो 5 किलोवाट तक की से जो कम मान की मोटरें हैं उनको प्रचलन करने में हम DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात में है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके विलोमानुपाती होता है? तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर होता है 1/2πfc, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 2 नियतांक है पाई नियतांक है एफ, तो 1/f यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है
वो फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के भी विलोमानुपाती होता है। तो देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस यानी जो धारिता है, मान है, उसके भी विलोमानुपाती होता है। अब ऑप्शन देखो, विद्युत धारा, वोल्टेज, आवर्ती, आयाम, प्रतिरोध। तो आवर्ती दे रखा है यानी एफ यानी आवर्ती, और कैपेसिटेंस इनके विलोमानुपाती होता है। तो आवर्ती दे रखा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आवर्ती यानी आवर्ती के विपरीत अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड टेलीफोन तार है, यानी जो ओवरहेड शिरोप्री टेलीफोन के तार है वो इनमें से किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, पीतल के तार नहीं, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार नहीं, ACSR के तो जो अपने सप्लाई की लाइनें हैं, विद्युतिक लाइनें, ST लाइन है, LT लाइन है, इनके तार वो बनाए जाते हैं। स्टील तार से ये टेलीफोन है वो स्टील तार का ही होता है। टेलीफोन जो ओवरहेड टेलीफोन तार है वो स्टील तार ही होता है। प्लास्टिक के तार, एल्यूमिनियम के तार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टील तार। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समकक्षीय रेखा यानी लाइनों में कम हो जाता है। इंडक्शन और प्रेरण और रेडिएशन यानी विकिरण के कारण समकक्षीय लाइनों में हो जाता है, यानी दो समांतर में जो प्रचलित जा रही है लाइनें, इसके अंदर इंडक्शन और रेडिएशन के कारण क्या हो जाता है। अब देखो, इसमें थोड़ा प्रश्न मुझे लग रहा है कि अधूरा दे रखा है। क्या होता है कि दो जो समांतर में लाइनें जा रही है, इसमें इसके इंडक्शन और रेडिएशन के कारण इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो कुछ घट जाता है, यानी वो बीच की जो वायु है वो कुछ आयनीकृत हो जाती है। तो इसका अब इसमें तो इसका न्यूनतम माना है, जबकि मुझे लग रहा है ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, दिया हुआ है, तो इसमें न्यूनतम रखा है। अगला क्वेश्चन है, जब ACR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट खालिस्तान है, यानी ACR ऑफ हो जाता है तो जो सर्किट में जो करंट बहती है बहुत कम मान की, यानी माइक्रो या नैनो या पिको मान की यानी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। ये क्यों होती है, यानी माइक्रो एम्पियर की या नैनो एम्पियर की धारा जो प्रवाहित होती है ACR सर्किट ऑफ हो जाने के बाद, तो ये किस कारण होती है, ये होती है इसके अंदर हल्के लीकेज के कारण। तो क्या हो जाएगा, छोटे रिसाव या लीकेज का करंट है, तो इसके कारण ये धारा हल्की प्रवाहित हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, छोटा रिसाव का करंट। अगला क्वेश्चन है, 1200 टन के प्राथमिक कॉइल के साथ और 120 टन के द्वितीयक कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट प्राथमिक में जुड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। क्या दे रखा है, देखो कि कोई परिणामीतर है यानी ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर प्राथमिक में 1200 टन यानी प्राइमरी लपेटन की संख्या है NP बराबर है 1200 टन, सेकेंडरी के अंदर 120 टन, सेकेंडरी में लपेटन है 120 टन। एक ट्रांसफॉर्मर आगे देख साथ एक ट्रांसफॉर्मर 240 वोल्ट से जुड़ा है यानी प्राथमिक वोल्टता क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है 240 वोल्ट, तो सेकेंडरी वोल्टेज Vs बराबर क्या होगा। सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, तो अपना सूत्र क्या है कि Ns बट्टा Np बराबर होता है E को या V है तो V रख देते हैं, Vs बट्टा Vp। पूछा क्या है Vs, तो Vs बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, Vs बराबर हो जाएगा Ns इंटू Vp बट्टा Np। Ns का मान क्या है 120, Vp का मान क्या है 240, Np का मान क्या है 1200, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 12 से 12 तो कितना हो गया 24 वोल्ट में आएगा क्योंकि सेकेंडरी वोल्ट है। तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा 24 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 24 वोल्ट, तो राइट आंसर हो गया बी 24 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
घूमने वाली मशीनों की गति द्वारा मापी जाती है। यानी जो घूर्णित मशीन है उसकी घुमाव की जो गति है वो किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है टेकोमीटर से। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर से परिपथ में अड़चन डाले बिना धारा मापी जाती है, तो धारा मापी जाती है। मेगर, मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं। टेकोमीटर, टेकोमीटर से घूर्णित मशीन की गति मापते हैं। ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मीटर से ऊर्जा मापते हैं यूनिट में या KWH में। मल्टीमीटर, इसे एवियोमीटर भी कहते हैं मल्टीमीटर को। इसके द्वारा परिपथ की यानी कोई बात है उसकी वोल्टता, धारा और प्रतिरोध, यानी कोई भी है मान लो युक्ति उसकी प्रतिरोध माप सकते हैं, धारा माप सकते हैं और वोल्टता माप सकते हैं, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं। तो ये हो गया मल्टीमीटर। तो गति मापनी है तो टेकोमीटर, तो राइट आंसर हो गया सी, टेकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला इनमें से कौन सा अर्धचालक डिवाइस है, तो डायोड और दो ट्रांजिस्टर की बात है यूजेटी, यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर काम करता है, तो राइट आंसर क्या हो गया यूजेटी। अगला क्वेश्चन है, पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गए तार आसन पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है, उसे कहते हैं। यानी स्टे तार के बारे में कह रहा है, जो एक पोल यानी मुख्य पोल और एक स्टे पोल, देखो किस प्रकार से बता रखा है ये, कि पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गए तार जो आसन पोल, मान लो एक ये पोल है कोई, यहां से हम स्टे तार ले रहे हैं और एक दूसरे पोल, आसन पोल का से हो गया ये दूसरा पोल, के शीर्ष तक जाता है और यहां से किसी एक बिंदु पर जाता है, तो ये जो तार, ये जो स्टे है, इसे हम क्या कहेंगे? पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गए तार जो आसन पोल के शीर्ष से, शीर्ष के नीचे के एक बिंदु तक, यानी यहां से ये यहां तक आता है। अब देखो ये स्टे क्यों लगाते हैं, इसे हम देखो हेड स्टे या फ्लाइंग स्टे भी कहते हैं, यानी फ्लाइंग स्टे कह दो चाहे हेड स्टे कह दो। कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ से सड़क जा रही है ये, अभी इस तार पर मान लो कोई घुमाव है, या मान लो कि यहाँ से कोई लाइन आ रही है और इस पर ये घुमाव आ रहा है, अब इसका स्टे यहाँ लगाएंगे हम, तो ये रोड आ रही है बीच में, यानी रोड पर लगेगा इसका स्टे, तो यहाँ पर नहीं लगाकर इस स्टे को, यानी इस जो स्टे तार इसको यहाँ से सीधा एक रोड के दूसरी तरफ हम पोल लगाएंगे, रोड है या नदी है जो भी है मान लो, तो दूसरी तरफ पोल लगाएंगे। अब यहाँ से ये स्टे तार चलाएंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहीं रख देंगे तो ये पोल इधर आ जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा, तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से ये स्टे यहाँ लगा देंगे, तो ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक स्टे तार ही है, ये हो गया आसन पोल। तो इस स्टे को हम कहते हैं या फ्लाइंग स्टे कह दो, चाहे शीर्ष स्टे कह दो, चाहे हेड स्टे कह दो, तो इसका नाम क्या हो गया हेड स्टे, यानी हेड गए कह सकते हैं, गए का से स्टे होता है, तो हेड गए या फ्लाइंग गए या शीर्ष गए भी हम कह सकते हैं इसे। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, हेड गए। अगला क्वेश्चन है, बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के चालक का न्यूनतम आकार है, यानी जो हम घरेलू वायरिंग कर रहे हैं सामान्यतः, इसमें जो चालक काम में लेते हैं इसका न्यूनतम आकार क्या होता है? इसका न्यूनतम आकार होता है 1.5 mm² या वर्ग mm हम कह सकते हैं, तो 1.5 वर्ग mm का चालक हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट का EMF स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 एम्पेयर का प्रवाह देता है, सभी तार प्रतिरोध मुक्त है, तो लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि 6 वोल्ट का कोई EMF स्रोत है, V बराबर है 6 वोल्ट, एक लैंप है जो पूर्णतः प्रतिरोधी है और यह 2 एम्पेयर की धारा दे रहा है, यानी I बराबर क्या है 2 एम्पेयर। मान लो कोई लैंप है जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, यानी प्रतिरोधी है, ये कह रहा है कि यहाँ हम 6 वोल्ट लगा रहे हैं, तो इस पथ में से मान लो कि 2 एम्पेयर की धारा
प्रवाहित हो रही है, तो इस लैंप का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो सीधा से आएगा ओम के नियम के अनुसार R बराबर होता है V अपॉन I। V का मान क्या है 6, I का मान क्या है 2, कितना हो गया 3 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 ओम, यानी किस में है बी ऑप्शन में, देखो 3 ओम, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के खालिस्तान को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर में क्या निर्धारित करने के लिए खुला पथ परीक्षण किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में लोहा हानि का मान ज्ञात करने के लिए खुला पथ परीक्षण किया जाता है। लोहा हानि दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, शक्ति हानि, शक्ति हानि नहीं, तामर हानि नहीं, फ्रिक्शन हानि नहीं, एडी करंट हानि सही है क्योंकि एडी करंट हानि लोहा हानि है, घूमने वाली स्ट्रे हानि नहीं। तो राइट आंसर यानी इसमें हिस्टैरिसीस दिया होता तो भी सही है, एडी करंट दिया हुआ है तो भी सही, क्योंकि ये दोनों ही लोहा हानि है, और यह लोहा हानि दिया होता तो भी सही होता। तो राइट आंसर क्या हो गया, एडी करंट हानि कह सकते हैं, या हिस्टैरिसीस हानि भी कह सकते हैं, या लोहा हानि दिया होता तो भी सही है। तो राइट आंसर हो गया डी, एडी करंट हानि। तो यानी ओपन सर्किट एडी करंट हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एसी के आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात कहलाता है, यानी कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है इसके आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, तो इनका अनुपात फार्म फैक्टर कहलाता है, या इसे हम रूप गुणांक भी कहते हैं, या इसे हम आकृति गुणांक भी कहते हैं, यानी इसी के उपनाम है, फार्म फैक्टर कह दो, चाहे रूप गुणांक कह दो, चाहे आकृति गुणांक कह दो। तो आरएमएस मान और औसत मान, यानी किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फार्म फैक्टर कहलाता है, या इसे हम रूप गुणांक कह सकते हैं या आकृति गुणांक कह सकते हैं। इसका मान पूछ ले तो इसका मान होता है 1.11, ये नियतांक होता है, यानी 1.11। कई बार पूछ लेते हैं शिखर मान के बारे में, यानी पीक फैक्टर के बारे में, वो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू का अनुपात पीक फैक्टर कहलाता है। पीक फैक्टर का मान होता है 1.414। तो इसमें आरएमएस मान और एवरेज मान का पूछा है, तो आरएमएस मान और एवरेज मान का अनुपात फार्म फैक्टर कहलाता है, और इसका मान पूछ ले तो 1.11 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फार्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर को इसके किस लिए प्राथमिकता दी जाती है, यानी उद्योगों के अंदर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को प्राथमिकता देने का कारण क्या है। ऑप्शन देखो, उच्च प्रारंभिक टॉर्क, कोई आवश्यक नहीं है, इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च नहीं होता है ज्यादा। गति नियंत्रण विशेषता नहीं होती है, गति नियंत्रण तो डीसी मोटर की अच्छी होती है। कम रखरखाव सही है। आसान उपलब्धता और उच्च लागत, लागत कम होती है इसकी, तो इसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस बहुत कम होता है। सबसे कम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रखरखाव होता है, तो कम रखरखाव के लिए इसकी प्राथमिकता दी जाती है। तो औद्योगिक अनुप्रयोगों में कम रखरखाव के लिए स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर हो गया सी, कम रखरखाव। अगला क्वेश्चन है श्रेणी प्रतिरोध कैपेसिटर सर्किट में, यानी श्रेणी प्रतिरोध और कैपेसिटर सर्किट, यानी कोई वह परिपथ है जिसके अंदर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और संधारित्र लगा हुआ है। किस प्रकार का बता रहा है कि श्रेणी प्रतिरोध कैपेसिटर सर्किट, यानी मान लो प्रतिरोध और कैपेसिटर ये कोई श्रेणी परिपथ है, ये हो गया R और ये हो गया C, यानी ये हो गया श्रेणी RC परिपथ में। अब इस श्रेणी RC परिपथ में क्या होता है कि धारा का मान समान होता है, वोल्टता का मान अलग अलग होता है, और धारा वोल्टता से आगे होती है, यानी अग्रगामी होती है। धारा वोल्टता से अग्रगामी होती है। अब ऑप्शनों में देखो, वोल्टेज करंट को निर्धारित करता है,
वोल्टेज करंट को निर्धारित करता है? नहीं, श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ में करंट वोल्टेज का निर्धारण करता है। यदि समांतर क्रम में पूछ ले तो जरूर सही है कि वोल्टेज करंट का निर्धारण करता है, ये तो श्रेणी परिपथ है। श्रेणी में धारा है वो वोल्टेज का निर्धारण करती है, इसमें धारा का मान तो समान है और वोल्टेज का निर्धारण इसके प्रतिरोध के अनुरूप धारा करती है, तो ये तो गलत है। करंट वोल्टेज का निर्धारण करता है, ये सही है, यानी करंट वोल्टेज का निर्धारण करता है, सही है ये, क्योंकि धारा है इसमें से प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध के अनुपात इसमें वोल्टेज यानी इसके क्रॉस खपत होंगे, तो धारा है या करंट है वो वोल्टेज का निर्धारण करता है, ये सही है। अगला है वोल्टेज करंट के साथ फेज में रहता है? नहीं, वोल्टेज और ये करंट आउट ऑफ फेज रहते हैं, यानी फेज में नहीं रहता है। यदि केवल शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ही वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं, यानी फेज में रहते हैं। अगला है करंट के साथ वोल्टेज 90 डिग्री से आउट ऑफ फेज बन जाता है? कोई आवश्यक नहीं है, 90 होता है यदि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ होता है तो, जबकि ये आर और सी है यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव है तो 90 से कम रहेगा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं रहेगा। तो यदि शुद्ध कैपेसिटी होता तो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता, तो इसमें 90 से कम होगा, तो ये भी गलत है। अगला है करंट के साथ वोल्टेज 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज बन जाता है? नहीं बनता है करंट के साथ वोल्टेज, यानी 90 से कम ही रहता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, करंट है वो वोल्टेज का निर्धारण करता है, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है फिल्टर सर्किट जो आवर्तियों को एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे कहते हैं? यानी वह फिल्टर जो आवृत्ति के एक निश्चित बैंड को तो रोकता है, इससे ऊपर और नीचे की फ्रीक्वेंसी को पथ में आगे जाने दे, तो वह कौन सा फिल्टर परिपथ कहलाता है? तो देखो इस आधार पर फिल्टर परिपथ को हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हाई पास, एक होता है लो पास, एक होता है बैंड पास और एक होता है बैंड स्टॉप। देखो हाई पास तो क्या होता है? वह फिल्टर परिपथ जो हाई पास यानी उच्च फ्रीक्वेंसी को तो पथ में जाने दे और निम्न फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा विरोध करे, तो वह हो गया हाई पास, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को तो पास करे और लो फ्रीक्वेंसी पर विरोध प्रस्तुत करे, तो वह हो गया हाई पास। दूसरा आता है लो पास। लो पास फिल्टर परिपथ कौन सा होता है कि निम्न मान की फ्रीक्वेंसी को तो पास करे यानी आगे पथ में जाने दे और एक नियत मान से उच्च मान की फ्रीक्वेंसी को रोक दे यानी के लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रस्तुत करे, तो वह हो गया लो पास। अगला है बैंड पास। बैंड पास क्या होता है कि एक तंग या एक नियत समूह की फ्रीक्वेंसी, मान लो 20 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, इस प्रकार से मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है। अब ये कोई पथ यहाँ इस प्रकार का है कि मान लो कि 150 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को तो पथ में आगे जाने दे और इससे कम या इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को रोक दे, यानी एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी को तो पथ में जाने दे, इससे कम या ज्यादा की के लिए बहुत ज्यादा विरोध करे, वो हो गया बैंड पास। यानी एक बैंड या एक तंग समूह की फ्रीक्वेंसी को पास करे तो वो हो गया बैंड पास। अगला है बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप का ऐसे क्या हो गया, एक तंग समूह या एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी के लिए तो उच्च विरोध प्रस्तुत करे और इससे कम या ज्यादा की फ्रीक्वेंसी के लिए कम विरोध प्रस्तुत करे या पथ में आगे जाने दे, तो वो हो गया बैंड स्टॉप। स्टॉप का ऐसे क्या है कि एक मान लो इसी उदाहरण को लें तो मान लो ये 150 से 300 हर्ट्ज के लिए तो विरोध प्रस्तुत करे, इस फ्रीक्वेंसी को तो ये रोके और इससे कम या इससे उच्च मान की फ्रीक्वेंसी को पथ में आगे जाने दे, तो वो हो गया बैंड स्टॉप। तो प्रश्न में यही पूछा है कि फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को तो क्षीणित करता है यानी रोकता है, एक तंग समूह या एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी या बैंड यानी आगे की फ्रीक्वेंसी को तो रोकता है, इससे कम या ज्यादा को जाने दे, तो वह फिल्टर परिपथ कौन सा हो गया? बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, बैंड स्टॉप फिल्टर। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है, यानी एक ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर क्षेत्र होता है वो होता है, अब देखो उत्सर्जक क्षेत्र से छोटा नहीं, उत्सर्जक क्षेत्र से तो बड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा यानी एमीटर से बड़ा, सही है। आधार क्षेत्र से छोटा, आधार क्षेत्र के समान, स्रोत क्षेत्र के समान, तो राइट आंसर क्या हो गया? जो एमीटर से कलेक्टर बड़ा होता है,
यानी जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर 3 से टर्मिनल होते हैं, यानी एक मान लो कलेक्टर, एक बेस और एक एमिटर। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस और ये हो गया एमिटर। तो इसमें क्या दे रखा है कि सबसे छोटा होता है वो होता है बेस, यानी सबसे छोटा बेस होता है, उसके बाद में एमिटर होता है और सबसे बड़ा होता है कलेक्टर। तो इसमें यही तो पूछा, कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है एमिटर से बड़ा, यानी एमिटर से कलेक्टर बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र से यानी एमिटर क्षेत्र से बड़ा। तो राइट आंसर हो गया बी। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।